नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बुक आप पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस के डेरिवेशन कराए थे। आइए बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन का एक डेरिवेशन और करेंगे आज की क्लास में। तो हेडिंग लिखें नंबर थर्ड, दो तो करा देते ना, तो अब अगली हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है जी। किसके कारण? तो ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है जी, एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ठीक है जी, किसी पॉइंट पर। और कहाँ पर? ऑन इट्स एक्सिस, इसकी अक्ष पर, है ना। क्लियर है? तो इसका मतलब है कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है आप लोग समझते होंगे, यदि नहीं समझते हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो पहले तो सुनो, लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसकी एक्सिस के, उसकी अक्ष के किसी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो सोलेनॉइड क्या होता है? देखो ध्यान दो, यदि एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब हो, ठीक है जी, कैसी ट्यूब हो? नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब। नॉन कंडक्टिंग का अर्थ अचालक, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, और ट्यूब आप समझते हैं, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब पर यदि एक वायर, कंडक्टिंग वायर लपेट दिया जाता है, ठीक है, जैसे ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो इस पर एक कंडक्टिंग वायर लपेट दिया जाता है और वायर में करंट फ्लो कर दिया जाता है, तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं परिनलिका, ठीक है जी। तो आप इसके लिख सकते हैं कि इफ इन कंडक्टिंग वायर, ठीक है जी, इज वाउंड माने लपेट दिया जाता है ऑन एनी नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, एंड द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे, इस प्रकार बना सिस्टम, इज नोन एज सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है आप लिख सकते हैं इसके डेरिवेशन की शुरुआत में, ना पता हो तो, ठीक है जी। यानी क्या कहेंगे? जब किसी अचालक बेलनाकार छड़ पर, है ना, ठीक है जी, खोखली छड़ पर बल्कि क्या लपेट जाता है? एक चालक तार लपेट जाता है तथा तार में धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो इस प्रकार बनी रचना क्या कहलाती है? ठीक है जी। तो इस प्रकार बनी रचना परिनलिका या सोलेनॉइड कहलाती है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, डायग्राम विशेष रूप से समझें। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है जी, और इसकी एक्सिस ये है, एक्सिस जो सेंटर से होकर जाए बीच से, है ना, वही एक्सिस है। तो ये एक्सिस है, ठीक है जी। मान लो ये इसका क्या है? सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके सेंटर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लो, ठीक है जी, और इसकी जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन की, अनुप्रस्थ त्रिज्या, वो स्मॉल r मान सकते हो। पॉइंट P ये जो है स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये सेंटर है तो इसे O मान सकते हो। तो यहाँ से स्मॉल लेंथ एलिमेंट से यहाँ पे भी मिलाना है और यहाँ पे भी मिलाना है, ठीक है जी। तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तो बहुत छोटा एलिमेंट है ना, बड़ा करके मैंने दिखा रखा है। तो ये डिस्टेंस मतलब ये और ये लगभग पास पास है, तो यहाँ से P पॉइंट की दूरी और यहाँ से P पॉइंट की डिस्टेंस दोनों लगभग सेम होंगी, ठीक है। तो मान लो क्या है? x मान लो, ठीक है, a ये हो गया, x ये हो गया, r ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ यदि मैं, ठीक है, इसे a भी मान लूँ और इस पॉइंट को k मान लूँ, और इसकी जो डिस्टेंस है लेंथ एलिमेंट की वो कितनी मान लूँ? dl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल d फाई मान लिया,
ठीक है जी, और ये एंगल फाई मान लो और ये एंगल थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए अब इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। तो डेरिवेशन करना है हमें इसका, तो इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी पहले, है ना। तो आप लिख लो लेट अस कंसीडर, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ए लॉन्ग सोलेनोइड, है ना, ए लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है जी, ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल आर एंड लेंथ स्मॉल एल, ठीक है, लेंथ स्मॉल एल मान लो, ठीक है जी, एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल आर, ठीक है। तो फिर कहेंगे लेट डी एल बी ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है, डी एल क्या है, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ऑफ द सोलेनोइड। फिर कहेंगे लेट देयर इज ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, एट विच वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बस इतना ही पर्याप्त है। एक बार हिंदी में सुन लीजिए। माना कोई लंबी परिनलिका जिसकी लंबाई L तथा जिसकी अनुप्रस्थ त्रिज्या स्मॉल r है, इसका एक सूक्ष्म लंबाई अवयव dl है, ठीक है जी। इसके केंद्र से स्मॉल a दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बस इतना पर्याप्त है, ठीक है जी। अब मेन डेरिवेशन पे आओ। तो आप किसकी हेल्प लेते हैं, बायो-सावर्ट लॉ की, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प लेंगे, ठीक है जी। तो देन फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो आप कहां पर, एट पॉइंट P, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। लेकिन देखो बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से आपने एक डेरिवेशन करा था, तो बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प लेना मतलब उस जो डेरिवेशन बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से हुआ, तो उस डेरिवेशन की हेल्प ले लो। तो बायो-सावर्ट लॉ की ही हेल्प तो मानी जाएगी इनडायरेक्टली, समझ गए। तो जैसे मतलब हमने किसी के पुत्र की, है ना, सहायता ली, तो नाम तो ऐसे ही होगा ना कि उसके पिता या उसके घर की ओर से सहायता आई, है ना। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, एक डेरिवेशन जो इसमें हम यूज करेंगे, मतलब जिसकी हेल्प लेंगे, वो खुद बायो-सावर्ट लॉ से उत्पन्न हुआ है ना। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोयल, है ना, ये सर्कुलर लूप कराया था ना, एट इट्स सेंटर, बल्कि एट इट्स एक्सिस पर कराया था, है ना। एक पर्टिकुलर केस उसका सेंटर पर भी था। तो आप खुद बताओ, यदि इसमें से स्मॉल लेंथ एलिमेंट बाहर निकाल दोगे इतना, तो एक सर्कुलर कोयल ना निकल के आएगी, समझ रहे हो, जो कल मतलब लास्ट डेरिवेशन में ऐसे रखी थी, ठीक है ना। तो वही सर्कुलर कोयल निकल के आएगी, यानी यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट क्या होगा, सर्कुलर कोयल, ठीक है जी, सर्कुलर लूप, वृत्ताकार कुंडली, और उसके कारण डेरिवेशन तो हमने कर रखा है, तो उसी की हेल्प लेंगे, है ना। तो देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, किसके कारण, तो मैंने कहा ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और मैं आपको बताया कि स्मॉल लेंथ एलिमेंट यहाँ के कौन है, तो वो है सर्कुलर कोयल या लूप, है ना। कोयल कह दो, लूप कह दो, बात एक ही है, ठीक है जी। और वो फॉर्मूला आपको याद है, देखो मैं जिसकी हेल्प लेने जा रहा हूँ, B बराबर था μ0/2, ठीक है जी, NI R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है जी, शायद पावर 3 थी, ठीक है जी, यही तो था, कोई दिक्कत तो नहीं, शायद पावर 3/2 थी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है। और N क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। और I क्या है, करंट है जो इसमें फ्लो हो रहा है, R क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, A क्या है, पॉइंट P की डिस्टेंस, सब कुछ क्लियर है। तो बस आपको हाँ एक लाइन और लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज में, इससे पहले एक लाइन और लिख लेना, क्या, हम मान के चलेंगे कि लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। तो देन देखो यूनिट लेंथ में तो n टर्न्स है, तो dl लेंथ में कितने होंगे, n इंटू dl ना होंगे, ठीक है जी। और स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर n की जगह क्या आएगा, n dl, क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो तो देखो कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण कर रहे हो तो b की जगह क्या आएगा, db,
म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है जी। एन की जगह क्या आएगा भाई, एन थी वहाँ पे फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है डीएल लेंथ में एन डीएल, ठीक है। तो एन इंटू डीएल है ना, आई ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, और अपॉन का ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी 3/2 पावर सब कुछ ऐसे रहेगा। तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए। अब देखो क्या करना है, यहाँ से आप इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है जी। इसकी हेल्प लेके हमने इतना बनाया, और फिर क्या करते हैं आपको पता है, बिल्कुल ऐसे करना है जैसे उस वायर में करा था ना, जो बायो-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन था, वायर वाला डेरिवेशन। तो उसमें आपको याद होगा, पहले आपने ये ट्राइंगल लिया था और फिर ये वाला लिया था, ऐसे ही बन रहे थे ना वहाँ पे ट्राइंगल, नीचे वाला एंगल फाई बन रहा था, वहाँ सब कुछ ऐसे ही तो था लगभग। तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, पी के बी या पी बी के। तो इन ट्राइंगल पी बी के क्या निकालोगे इसमें, आप जानते हो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है जी। एंगल देखो कितना है, डी फाई है, एंगल कितना है डी फाई, ठीक है जी। तो एंगल डी फाई हो गया, और आर्क कितनी है, आर्क है बी के, डी फाई बराबर बी के, और रेडियस कितनी है एक्स मानिए, ठीक है। ये वाली मैंने कहा ये और ये लगभग सेम सी हैं, एक्स मान लो, थोड़ा सा ही अंतर है बस उनमें। तो बी के बराबर क्या आया, एक्स इंटू डी फाई, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर ये वाला ट्राइंगल लिया था वहाँ पे वायर में, तो बिल्कुल उसी जैसे चल रहा है। तो इन ट्राइंगल ए बी के यहाँ निकाल दो साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंबटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है, यानी बी के परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस वो है कर्ण ए बी यानी डीएल। तो बी के कितना आया, डीएल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये भी बी के है, ये भी बी के है, तो दोनों को क्या रख दो, इक्वल रखो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या आएगा, एक्स डी फाई आ जाएगा डीएल साइन थीटा की बराबर, ठीक है जी। तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो डीएल की वैल्यू, डीएल दिख रहा है तो यहाँ से डीएल निकाल लो। डीएल कितना आएगा, एक्स हाँ कितना आएगा, एक्स डी फाई अपॉन क्या आएगा, साइन थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें, ठीक है जी। तो डीएल की वैल्यू कहाँ रखनी है, फर्स्ट में, फर्स्ट एम्प्लाइज कर दो। तो डी बी बराबर क्या आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 ऐसे रहेगा, एन डी एल, एन तो ऐसे रहे, डी एल की जगह रख दो ये सारा, है ना। चलो ब्रैकेट हटा दो, डी एल की वैल्यू बाद में रखेंगे। तो एन आई आर स्क्वायर अपॉन, और देखो एक बात और सुनो, साइड में आपको एक और बता दूं, इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ओ ए पी, इस ट्राइंगल में आप खुद देख के बताओ, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप खुद बताओ x की जगह क्या आएगा, x बराबर आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ इसकी 1/2 पावर है, तो इसकी जगह x रख दो, और पावर बची 3, वहाँ 3 है ना पावर भाई, इसकी 1/2 पावर का तो वैल्यू x है, और 3 पावर बची तो 3x क्यूब ना हो जाएगा, समझते हैं ना इतना। तो आप चलो, और आपने dl की वैल्यू रखनी है, dl की वैल्यू क्या है, ये रही एक्स डी फाई अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी, एक्स डी फाई अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। तो एक्स डी फाई अपॉन साइन थीटा, देखो एक्स से एक्स कट जाएगा एक, है ना,
क्या कट जाएगा, एक्स से। देखो एक बात सुनो, ये एंगल थीटा मत मानो ये वाला, क्योंकि फाई हो जाएगा ये एंगल, फाई करो इसे, क्योंकि थीटा मानने से दिक्कत आएगी। देखो थीटा और फाई कैसे हो जाएगा, ध्यान देना। या तो ऐसे कर लो कि बाद में थीटा की जगह फाई रख दो, है ना, तो फिर शुरुआत से ही लेके चलते हैं, क्योंकि अलग अलग एंगल करने से फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो बराबर कैसे हो जाएगा एंगल, ये आपको ये बात पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे ज्योमेट्री की बात है भाई, देखो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये ना हो जाएगा, बताओ, और ये एंगल नीचे है, ये एंगल ऊपर, तो जब ये फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई, समझ गए। तो आप जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ फाई कर दो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये फाई कर दो, है ना, क्योंकि बाद में थीटा की जगह फाई रखना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया शुरुआत में ही करके चलो। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आया। मैंने कहा एक एक्स की पावर कट जाएगी तो क्या आएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स की एक पावर तो कट गई और अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, और ये बचा डी फाई अपॉन साइन फाई, ठीक है। अब ये साइन फाई खत्म करो, साइन फाई की वैल्यू रखवाओ, तो साइन फाई की वैल्यू रखो आप यहाँ से, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ है। ये एंगल का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि एंगल कैसे हो जाएगा थीटा फाई के बराबर, या ये दोनों एंगल फाई कैसे होंगे। अब देखो इधर डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी फाई, और अपॉन में देखो साइन फाई की वैल्यू रखो। तो साइन फाई देखो आप इस ट्राइंगल में, जो आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये वाला ओ ए पी, साइड में कर दूं, इधर दिख रहा होगा, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी साइन फाई बताओ कितना आएगा, क्या होता है, लंबटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर अपॉन एक्स आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है जी। तो साइन फाई की जगह रख दो आर अपॉन एक्स। देखो एक्स की एक पावर कट जाएगी और आर की भी एक पावर कटेगी, ठीक है जी। या एक काम कर लो, एक्स की वैल्यू रख लो, है ना, किसकी वैल्यू रख लो, एक्स की, क्योंकि नहीं बल्कि आर की रख लो, आर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स साइन फाई, तो फिर एक्स एक्स, बात तो वही है, कैसे कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, और देखो एन आई, आर की एक पावर कटी, ठीक है, क्लियर है, और ये बचा आपका एक्स और इंटू डी फाई। आर अपॉन एक्स क्या है, साइन फाई, ठीक है, तो इसकी जगह फिर दोबारा साइन फाई रख दो। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, करने के तरीके बहुत हैं, आप जितनी बार करोगे ना थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, ठीक है। तो मान लो जब पहले करा हो मैंने, तो क्या हो सकता है कि भाई आर की वैल्यू रख दियो एक्स साइन फाई, तो कोई इसलिए कन्फ्यूज हो जाए कि हाँ भाई ऐसा था, ठीक है ना। तो इसलिए तरीके बहुत हैं, मेन चीज़ क्या है, हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमें ये खत्म करने हैं एक्स वगैरह, ये डिस्टर्बेंस करेंगे ना। देखो डी फाई आ रहा है तो तब तक हो ही नहीं सकता इंटीग्रल जब तक ये एक्स वगैरह है, तो आर अपॉन एक्स की जगह दोबारा क्या रख दो, साइन फाई, ठीक है जी। और आप ये भी काम कर सकते हो कि इस आर की जगह क्या रख सकते हो, एक्स साइन फाई, ठीक है जी। तो नोट्स में शायद मुझे लग रहा है इसी तरीके से हो रहा है, तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो मैं आर की जगह रख देता हूँ क्या, एक्स साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ से बताओ आर कितना आएगा, कितना आएगा, एक्स साइन फाई। तो ठीक है ना, पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर के दौरान जो आप बनाते हैं नोट्स, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी मेथड आपको ठीक लगे उस तरीके से, है ना, क्योंकि पीडीएफ नोट्स काफ़ी दिन पुराने या बाद के रहते हैं, तो फिर मान लो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन का तरीका अलग हो जाए, यहाँ अलग हो जाए, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तरीके से समझ के चीज़ों को चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आर की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो बताओ आर की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये बिल्कुल सेम है ना, हाँ, तो यही रखवा दो वैल्यू, एक लाइन क्यों बढ़ाएं, आर की वैल्यू रखवाओ। आर की वैल्यू है एक्स साइन फाई, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई,
ठीक है जी, क्लियर है। अपॉन में एक्स स्क्वायर है और डी फाई अपॉन साइन फाई तो एज इट इज है ही। ठीक है, देखो क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और साइन फाई की एक पावर कट जाएगी ना, तो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई साइन फाई और इंटू डी फाई। ठीक है, अब आराम से हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन क्लियर है ना। अब तो तुम समझ रहे हो डी फाई का इंटीग्रेशन मतलब डी फाई के रेस्पेक्ट में साइन फाई का तो हो ही जाएगा। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें क्या कुछ नहीं करना, बस अब हमें केवल इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ तक है ना, आप नोट कर लो। मैं इधर से रफ कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते ही पूरे सोलेनोइड के कारण आ जाएगा। लेकिन देखो उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लो, लिमिट कहाँ कैसे लेनी है। देखो ये सोलेनोइड है, वही ये सेंटर है, एक एंगल तो ये बन रहा सेंटर पर है ना, सेंटर पर बनाना है, और एक इधर बन रहा है। ठीक है, जहाँ तक भी ये है, मान लो यहाँ तक ये है। तो देखो एक एंगल तो ये है, मान लो कितना है φ1, और एक एंगल ये है पूरा, कितना है मान लो φ2। तो यानी पूरा सोलेनोइड कवर हो रहा है φ1 एंगल से लेकर जब कहाँ तक जाएं φ2 एंगल तक, क्योंकि एंगल की लिमिट लेनी है फाई की, डी फाई, तो एंगल की लिमिट लेनी है, तो इसलिए φ1 से लेकर कहाँ तक आएगी φ2 तक। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है ना, किसके कारण, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। अब तो सोलेनोइड के कारण कर लो भाई, बी आ जाएगा या डी बी है, इंटीग्रल करोगे तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल से डी बी से क्या बचेगा, बी बचेगा बस, क्योंकि डी डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट। इधर म्यू नॉट अपॉन 2 है एन आई साइन फाई, और इनटू में क्या है डी फाई, और लिमिट मैंने बताया φ1 से लेकर कहाँ तक है φ2 तक। ठीक है जी, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल, तो बी बचाई, और म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई, ये तो आ गया बाहर, इंटीग्रल कर दो साइन फाई का, क्या होता है देखो साइन फाई का डिफरेंशियल कोस फाई और इंटीग्रेशन माइनस कोस फाई, और ये है φ1 से लेकर φ2 तक। ठीक है, माइनस बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई, माइनस बाहर ले लिया, तो कोस फाई की जगह रखो φ2, फिर बीच में माइनस आता है, और फिर लोअर लिमिट कोस फाई की जगह φ1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो b बराबर क्या आया म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई, और ये आ जाएगा कोस φ1, और ये बीच में माइनस पलट जाएगा कोस φ2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है जी, क्या है ये जनरल एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। ये अब इसका केस कर लेते हैं है ना, ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया, अब करेंगे इसके केसेस। तो मैं ठीक है डायग्राम रफ कर दूं, चलो यहाँ कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, केस फर्स्ट देखो है ना, पर्टिकुलर बात करते हैं हम, अभी तक जनरली बात की। इसके नीचे आप लिख सकते हो डायग्राम इसके, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है जी, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो यदि अब केस फर्स्ट क्या है, यदि सोलेनोइड कैसा हो इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, इफ सोलेनोइड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, यदि अनंत रूप से लंबा हो। ठीक है जी, तो ये बताओ, ये एंगल देखो, ये भुजा जो है ये अनंत पे है, इन्फिनिटी पर है, तो फिर ये भी देखो, ये थोड़ी सी आगे चली तो ये भी थोड़ा सा आगे चलेगा, ये और आगे चली तो ये भी आगे चलेगा, और जब ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रही
तो इसका मतलब ये कैसे चलेगी फिर पैरेलल, क्योंकि पैरेलल चलने का मतलब ये है कि ये देखो ये कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये चलती जा रही है, इन्फिनिटी है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब ये यहाँ तक है तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है, आगे तक है आगे आके मिल रहा है ना, आगे तक है तो नीचे, और आगे तक है तो नीचे। इसका मतलब जब ये कभी मिलेंगे ही नहीं तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइंस ही नहीं मिलती हैं। और ऐसे इधर ये थोड़ा और आगे तो देखो एंगल बढ़ा है नहीं φ2, ये थोड़ा और आगे तो एंगल बढ़ा है नहीं, और जब ये है ना इन्फिनिटी तक जा रही है तो ये भी पैरेलल होगी क्योंकि ये आपस में नहीं मिलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो एंगल है φ2, ठीक है, ये बढ़कर कितना हो जाएगा यहाँ तक 180, समझ गए। और ये जो φ1 था ये घटकर कितना हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, कितना 0, समझ गए। तो बस यही बात है, φ1 बराबर कितना हो जाएगा 0 और φ2 बराबर क्या हो जाएगा 180। तो देखो क्या आएगा, इसमें वैल्यू रख दो b में, ठीक है जी। तो b में वैल्यू रखो 100, b बराबर u0/2 ni, और cos φ1 cos 0 माइनस cos 180, cos 0 1 cos 180 -1। तो b बराबर आया u0/2 ni, और ये जाएगा 1 + 1 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, b बराबर आया u0 ni, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कोई दिक्कत नहीं। केस सेकंड देख लो, ठीक है जी। तो देखो केस सेकंड में क्या होगा, यदि इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ पर हो, इसके एक एंड पर हो, ठीक है, यहाँ तक है सोलेनॉइड। अब इस पॉइंट को तुम यहाँ उठा के ले आओ, इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो देखियो ठीक है, यहाँ पर तो आप खुद बताओ मुझे, कोस एक तो देखो, एक तो रहेगा ऐसे, φ1 जो है φ1 वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। φ1 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ से चल रहे थे ना, तो φ1 ये वाला एंगल था और φ2 ये वाला एंगल था, याद है ना आपके। तो एक बार बताओ, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले गया तो ये तो है ना सीधा जाएगा, क्योंकि है तो इनफाइनाइटली अब भी कौन, सोलेनॉइड। तो इधर तो φ1 तो अब भी कितना रहेगा 0 रहेगा, लेकिन φ2 जो है ना वो 180 नहीं होगा पिछली बार की तरह। क्यों, क्योंकि आप जिस पॉइंट पर निकाल रहे थे उस पॉइंट को ही उठा के इधर ले आए, यानी उस सबसे लास्ट में, उसके एक सिरे पर, एंड पर। तो φ2 कितना है, यहाँ से नापते हो ना, तो φ2 कितना है 90 डिग्री, φ2 है 90 डिग्री, क्लियर है। और φ1 तो बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे पिछले केस में था। तो इस स्थिति में हो जाएगा φ1 बराबर कितना 0 डिग्री और φ2 बराबर 90 डिग्री। तो कितना आएगा ये, यहाँ पे रख दो वैल्यू 100, b बराबर है u0/2 ni, और cos 0 माइनस cos 90, cos 90 होता है 0, cos 0 होता है 1। तो आ गया ये, ऐसे लिख लो 1/2 u0 ni, ठीक है जी। तो आप खुद देख पा रहे हैं, ये पता कहाँ पे है, हाँ लिख तो दो इसमें, इफ़, बल्कि ऐसे कहो कि आप कहाँ पे निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो इसके किसी एंड पर, तो एट एनी एंड, सिरे पर, है ना, ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, वही है इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो इसके किसी एक सिरे पर निकाल रहे हैं, ठीक है जी, इनफाइनाइटली लिख लियो। तो एट एनी एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, तो यदि इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है और उसके किसी एक किनारे पर, सिरे पर आप निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आता है 1/2 u0 ni। और ये किस पर था, है ना, ये किस पर था, एट सेंटर, ठीक है जी, सेंटर पर है, कहाँ पर है, हाँ यही तो निकाला बीच में, यहाँ से तो नापे एंगल, तो इसका मतलब पॉइंट पी यदि कहाँ हो, यही पॉइंट पी, यदि यही पॉइंट हो, इसका मतलब पॉइंट पी कहाँ पर है, सेंटर पर। पॉइंट पी वो है जिस पर आप निकाल रहे थे, पॉइंट ओ है जहाँ से नाप रहे थे, इसका मतलब है
पॉइंट पी को उठा के सेंटर पर रखेंगे तो इतना आएगा, और पॉइंट पी को उठाकर किसी किनारे पर ले जाएंगे, चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, तो फिर कितना आएगा, ठीक है, 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो ये है एट सेंटर। तो एक बात आप समझे कि भैया किसी एंड पर निकालते हैं और जब सेंटर पे निकालते हैं तो दोनों में अंतर क्या है, मतलब एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड कारण वो सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का कैसा है, आधा है, देखो हाफ है, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है जी, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड एट इट्स वन एंड इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड एट इट्स सेंटर। समझ गए, यानी जो सिरे पर है चुंबकीय क्षेत्र वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का कैसा है, आधा है। क्लियर है ना। बाकी आपको लैंग्वेज की कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो बुक की पीडीएफ आपको मैं हिंदी में भी अवेलेबल करा दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में ये डेरिवेशन मैंने कराया, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।